नमस्कार। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर होना तो एक जिम्मेदारी है। एजुकेशन मिनिस्टर होना तो एक काम है, जिम्मेदारी है मेरे हिस्से में। आपके हिस्से में मुझसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर आप लोगों का तो पूरा जीवन शिक्षा के हवाले है। आप लोगों के तो होने का मकसद ही शिक्षा है। इनफैक्ट अगर मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहूँ तो आप लोगों का तो अस्तित्व ही शिक्षा है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा में अगर हम जरा सा भी कुछ काम कर पाए तो मेरा जीवन सफल होगा। और आप सब लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। पूरी ज़िंदगी के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप कुछ कर गुजरें शिक्षा में। आप में से बहुत लोगों से बात होती है तो सामने चर्चाओं में निकल के आता है कि साहब शिक्षा में देखो हमने ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है। प्रिंसिपल से बात होती है तो वो बताते हैं देखो हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा मैं कई बार हार्ड बोल देता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कई बार लोग और एग्रेसिव होकर बताते हैं। खासतौर से अभी मैं एक प्रोग्राम में था पीछे, तो वहाँ शायद दिल्ली के तमाम जितने भी टॉप पब्लिक स्कूल्स माने जाते हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ थे और उनको थोड़ा हर्ट हुआ। उन्होंने कहा तो पता नहीं है, हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि जब बताने की बारी आती है, जब भाषण देने की बारी आती है, जब चैप्टर लिख के देने की, लेक्चर लिख के देने की बारी आती है, आर्टिकल लिखने की बारी आती है, तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। देखो हम अपने स्कूल में ये कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, फलाने साल में हमने ये किया था, एक बच्चा ऐसा था उसके साथ हमने ऐसा प्रयोग किया। हम सबके पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ उदाहरण है। पर जरा एक दिन अखबार उठा के देखिए और पहले पन्ने से सोचना शुरू करिए। जो कुछ भी छपा हुआ है, जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया है, वो कुछ हुआ ही है। जो कुछ उसमें हो रहा है दुनिया में, क्या वो नहीं है जो हमने शिक्षा में नहीं किया है, हम नहीं कर पाए। समझ? कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जब हम भाषण देने के लिए खड़े हों और कहने के लिए खड़े हों या बताने के लिए खड़े हों तो हमारे पास बहुत कुछ है, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन जो हमने नहीं किया वो चारों तरफ फैला पड़ा है। अगर समाज में बलात्कार होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी बलात्कार करता है तो हमें पता चलता है कि ये हमने नहीं किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी बलात्कार ना करे, या हमने उसके अंदर नहीं डाला, यहाँ हम चूक गए। एक पढ़ा, ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा क्लोजर ले लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी सरकारी नौकरी में जो पढ़े लिखे जाते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी जब वहां जाके रिश्वत लेता है एक जेन्युइन काम के, तब हमें पता चलता है कि हमने अपने स्कूल्स में क्या नहीं किया। जो किया वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं उसकी वजह से जो आपने किया, आपने हमारे शिक्षा विभाग में हम सब ने किया, अध्यापकों ने किया, विभाग के लोगों ने किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ, मैं अपनी बात बहुत आज़ादी के साथ कह सकता हूँ। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 150 लोगों को अपनी आवाज़ को नीचे रखते हुए एम्पलीफाई करके पहुँचा सकता हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये सब उसकी वजह से जो हमने किया, लेकिन हमें वो भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो हमने नहीं किया। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी रेसिस्ट है तो वो हमने नहीं किया। और जब तक समाज में एक भी पढ़ा लिखा आदमी है, एक भी पढ़ा लिखा आदमी के अंदर रेसिज्म बचा हुआ है, वो हमने, फिर शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ेगा कि हमने नहीं किया। लिस्ट उस चीज की बनाइए जो हमसे नहीं हुआ। 20 साल अपना एक आदमी एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद उसके अंदर जो बचता है, सोमभाई ने चार्ट बनाया हुआ है ना, 5 साल का रहता है, 2.5 साल, 5 साल, 3 साल, अभी तो झगड़ा चल रहा है इस पे कितने साल हो, और फिर 22 साल में निकलता है, 25 साल में निकलता है। अगर उसके अंदर रेपिस्ट बचा हुआ है, अगर उसके अंदर करप्ट बचा हुआ है, अगर उसके अंदर क्राइम बचा हुआ है, अगर उसके अंदर क्षेत्रवाद बचा हुआ है, उसके अंदर काम वासना इस तरह से बची हुई है, तो फिर वो सब हमने नहीं किया। और जो नहीं किया वो चारों तरफ फैला पड़ा है, वो अखबारों में भरा पड़ा है, वो टीवी के न्यूज चैनल्स में भरा पड़ा है, वो हमारी अपनी जिंदगी में भरा पड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं कि हमारी बेटी वहाँ गई हुई है सिनेमा देखने या घूमने और वो सुरक्षित घर लौट आएगी, चिंता की बात नहीं। शायद ही कोई कहेगा कि दिल्ली में हम ऐसा नहीं, और अगर ऐसा है तो हमने नहीं किया। वो हमें अपने उस लिस्ट में लाना पड़ेगा कि ये हमने नहीं किया। आज हम उस जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठने के लिए बैठे हैं। उसको बात करने के लिए ये 7-9 दिन उसी पे चर्चा होगी। क्या वो क्यों छूट गया, क्यों हमारा ध्यान नहीं गया उस पर, इस पर चर्चा होनी है।
इन सारी चीज़ों पर चर्चा करके शायद हम उस तरफ चल सकें जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं कोई शिक्षाविद तो हूँ नहीं, मैं तो अगर बहुत ईमानदारी से कहूँ तो प्रतिनिधि हूँ। किसका? उसका जो इस 5 साल के बाद जो बॉक्स है ना, इसके उधर जो बैठा है अभिभावक, परिवार और बच्चा उस बॉक्स के अंदर बैठा है, उसका प्रतिनिधि है। वो आपसे पूछना चाहता है, वो आपसे बताना चाहता है, इनफैक्ट पूछना भी है कि देखो अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, कुछ कर लीजिए। उसने मुझे प्रतिनिधि बना के भेजा है, उसने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके साथ मिलकर वो काम कर सकूं जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं वो हूँ, और मैं वही जिम्मेदारी अपनी ठीक से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षक आप हैं, शिक्षाविद आप में हैं, शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, उसके अंदर क्लासरूम्स कैसे चलेंगे, ये सब आपको तय करना है। मेरा काम है प्रतिनिधित्व करना। जब मैं कहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्यों फेल हुए, क्यों हम वो नहीं कर पाए, क्यों उसने हमें भेजा चुन के, कहीं कुछ तो फेलियर हुआ ना, क्या वजह है इस फेलियर? ये मेरा छोटा सा अपना आकलन है। आप लोग अभी बैठेंगे, लगातार बैठेंगे तो और शायद आकलन उससे बेहतर कर पाएंगे कि शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके हम सब लोग बहुत कंफ्यूज हैं। सरकार कंफ्यूज है, शिक्षा विभाग कंफ्यूज है, टीचर कंफ्यूज है, पेरेंट कंफ्यूज है, और इन सब कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चा कंफ्यूज है। हमारे कंफ्यूज होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि ये सारा सिस्टम मिलकर मुझे लिटरेट बनाना चाहता है। शिक्षा माने क्या है? लिटरेसी। शिक्षा माने क्या? कोई कहता है जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोई कहता है वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोई कहता है साहब लिटरेट बना दो, 100% लिटरेसी कवर कर ली, भी थपथपा लो। ये सब चल रहा है। शिक्षा को लेके हम लोग जितने कंफ्यूज हैं या रहे हैं, शायद ही किसी और काम को लेके रहे हैं। मानवीय जाति की एक बहुत बड़ी गलती शिक्षा को लेकर कंफ्यूजन है। और मानव जाति ने जब भी समस्याएं आई, जैसे फेल हुए, मैंने कहा फेल हुए तो हमने चुन लिया। जब जब मानव जाति को लगता है, मानव इंसान को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं कहीं। हमने कहाँ सॉल्यूशन ढूंढे? हमने ढूंढा कि साहब कहीं किसी अध्यात्म में सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में सॉल्यूशन मिल जाए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ अपनी आस्थाओं का विरोधी नहीं हूँ, पर उसके बावजूद आप देखिए कि हम करते क्या रहे हैं पीढ़ियों से। हमारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, हमारी जिंदगी में गलत हो रहा है, हमारे आसपास गलत हो रहा है, हमसे गलत हो रहा है, या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, और हम सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? कभी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कभी गिरजाघर गुरुद्वारा में जाते हैं, कभी वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से समाधान नहीं मिलता तो कुछ और देवी देवताओं प्रतिमानों में चले जाते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर सोचते हैं कि चलो कुछ किताबें हैं, उनको 4 बार पढ़ लेते हैं, हर सोमवार को पढ़ लिया करेंगे, उससे मिल जाएगा। वहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिलता। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन हमें आगे बढ़ाती है। हम सोल्यूशन कहाँ से ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि चलो ये नेताओं में सोल्यूशन मिल जाएगा, ये आदमी अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो सोल्यूशन मिल जाएगा, ये आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं आज बहुत दावे के साथ कहता हूँ, ये भी हमारी उतनी ही बड़ी गलत धारणा है जितनी पहली बार होता है। थोड़ा बहुत चेंज होंगे, पर अगर बुनियादी परिवर्तन करना है तो हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, सॉल्यूशंस को देखने की डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक किताबों, प्रतिमानों, नेताओं की तरफ देखना बंद करके अपने क्लासरूम्स की तरफ देखना पड़ेगा। कि इन क्लासरूम्स से निकलने वाला आदमी अगर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वहाँ सॉल्यूशन उस तरफ लाना पड़ेगा, पूरे डिस्कोर्स एजुकेशन का उस तरफ लाना पड़ेगा। आप उसको जॉब दो, स्किल दो, लिटरेट बनाओ, कुछ भी कहें, आप डिग्री दो, पोस्ट ग्रेजुएट दो, सर्टिफिकेट दो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार हमें अपनी जिंदगी के समस्याओं के समाधान क्लासरूम से देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हम बहुत गलत जगहों से समाधान ढूंढते हैं। वहाँ हमारा जो अभी अनिता जी कह रही थी कि मैं आंदोलन के मूड में रहता हूँ, क्रांति के रूप में देखता हूँ। मेरी क्रांति तो यही है कि ज़माना अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस क्लासरूम्स में ढूंढने लगे। जिस दिन हम क्लासरूम से अपेक्षा पाल लेंगे, हम नेताओं से अपेक्षा रखते हैं, भगवानों से अपेक्षा रखते हैं, किताबों से अपेक्षा रखते हैं, उनके द्वारा तथाकथित रूप से कही गई, लेकिन हम क्लासरूम से अपेक्षा नहीं। क्लासरूम्स तो लगते हैं ठीक है, ये तो
पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वहाँ उनको अगर अपेक्षा रखेंगे तो अकाउंटेबल बनाएंगे। जैसे आज मुझसे अपेक्षा है लोगों को, मैं सड़क पर चलता हूँ तो लोग रास्ता चलते लोग कह देते हैं भाई साहब बहुत अपेक्षा है आपसे, गलत मत कर देना, बहुत उम्मीद है आपसे, बहुत कहते हैं लोग। इतना प्यार दिया है तो कहेंगे अकाउंटेबल हैं उनके प्रति। जिस दिन क्लासरूम से अपेक्षा पाल लेंगे, लगाने लगेंगे, उस दिन क्लासरूम को भी अकाउंटेबल। फिर हम देखेंगे कि वहाँ से ये क्यों नहीं हुआ, जो हम बात कर रहे हैं ये चीज़ में फेल हो गए, उस चीज़ में फेल हो गए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। फिर हम क्लासरूम से पूछेंगे, क्लास टीचर से पूछेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, एजुकेशन डायरेक्टर से पूछेंगे, मिनिस्टर से पूछेंगे, भाई बताओ ये क्यों। मैं अपनी कल्पना में एक ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जहाँ जब कोई अपराध हो ज़माने में, मान लीजिए कोई मर्डर होता है, रेप होता है, तो स्टेट का जो हेड है वो ऑफकोर्स लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को बुला के, पुलिस कमिश्नर को, पुलिस वालों को बुला के पूछेगा, तो कहेगा, डायरेक्शंस देगा कि प्लीज मेक श्योर कि 5 दिन के अंदर अंदर इस तरह की घटना रुक जाए, गिव मी मॉडल। तो साथ साथ वो एजुकेशन डायरेक्टर या मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को बुला के भी कहे कि प्लीज मेक श्योर कि अगले 3-4 साल में ये जो विकार है ना, ये आने वाली पीढ़ियों में बचना नहीं चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के ऑर्डर्स। 5 दिन में वो ठीक करेगा कि चीजें ना हो, लेकिन 5 साल में वो ठीक करेगा कि अगली पीढ़ी में विकार ना बचे। ये विकार है। ये ऐसे दिन की कल्पना में मैं शिक्षा के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है। मैं आम आदमी की तरफ से आपको शेयर कर सकता हूँ कि पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद से देख रहे हैं, और जो सुविधाएं चाहिए एजुकेशन को, जो अधिकार चाहिए एजुकेशन विभाग को, एजुकेशन के लोगों को, वो जनता की तरफ से, आम आदमी की तरफ से हम देने को तैयार हैं, हम देंगे इसके। लेकिन फिर डिलीवरी में वो चाहिए जो जनता अपेक्षा रख रही है, रिजल्ट वो चाहिए, उस तरह के रिजल्ट चाहिए। अधूरेपन में काम नहीं चलेगा। जैसा हम बार बार सोमवार भी कहते हैं, नजरिया बदलना पड़ेगा। हमारी सारी मेहनत, अभी इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अभी कहाँ मेहनत हो रही है? एडवोकेट बनाने पर मेहनत हो रही है, इंजीनियर बनाने पर मेहनत हो रही है, डॉक्टर बनाने पर मेहनत हो रही है, मैनेजर बनाने पर मेहनत हो रही है, बन रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, पर इंसान बनाने पर मेहनत हो रही है क्या? वहाँ तो नहीं। जब मेहनत ही नहीं हो रही तो आएगा कहाँ से? तो इसलिए रोजगार गारंटी स्कीम के साथ साथ शिक्षा में, तो शिक्षा रोजगार मुक्त हो, तो क्या रोजगारोन्मुख हो, इंसानियत बनाओ गारंटी भी होनी चाहिए। इंसानियत गारंटी स्कीम भी लगानी पड़ेगी शिक्षा। अगर इंसानियत गारंटी स्कीम हम लोग नहीं लगा पाएंगे, मैं सोचता हूँ उनका एक दिन हमें योजना बना के देंगे, फाइल भेजेंगे, इंसानियत गारंटी योजना। तो वो जब तक नहीं बनेगा तब तक हम कुछ भी बनाते रहें, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते रहें, प्रमोशन पर प्रमोशन देते रहें, जिम्मेदारियां पर जिम्मेदारियां देते रहें, नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस वर्कशॉप के जरिए, इस चर्चा के जरिए आप लोगों का ध्यान बहुत दिल से इस तरफ लाना चाहता हूँ, क्योंकि रोजगार भी चाहिए। ऐसा नहीं रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा के लिए लोग आ रहे हैं तो रोजगार के लिए ही आ रहे हैं जी। वो 5 साल का बच्चा तो आ रहा है कि जी मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब बताओ मुझे कैसे जीना है, तो उसमें रोजगार शामिल है। बताओ क्या करके जीऊँ और कैसे जिंदा रह के जीऊँ, कैसे जीऊँ, तो उसमें रोजगार है, शामिल है। स्किल भी चाहिए और उसके साथ साथ वैल्यू भी चाहिए। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो बड़ा सवाल आजकल लोग अखबारों में छपने लगा, मीडिया वाले दिखाने लगे कि भाई दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर इज कमिटेड टू वैल्यू एजुकेशन। मैंने कहा ये एक और बहुत अपराध कर दिया मेरे साथ। तो ये कहना कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर इज वेरी मच कमिटेड टू वैल्यू एजुकेशन इज अगेन ए क्राइम। क्या है? क्योंकि मैं रख रहा हूं आपके सामने, आप लोग एनालिसिस करिएगा अगले 9 दिन। वैल्यू एजुकेशन इस धरती का सबसे बड़ा मिथ है, और शब्दों में कहूं तो वैल्यू एजुकेशन इस धरती का सबसे बड़ा फ्रॉड कॉन्सेप्ट है। भाई बढ़ रहा है सब वैल्यू एजुकेशन लगे। क्या है? क्योंकि जब आप वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो लगता है कुछ और पाठ्यक्रम शुरू करना है। बच्चों की 5 किताबें पढ़ने से हैं, 6 और किताब लानी है वैल्यू एजुकेशन, फिर उसमें रटाएंगे हम कुछ, उसमें एनालिसिस करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक वैल्यू एजुकेशन। द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू वर्क, आई एम वर्किंग इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन नहीं चाहिए, वैल्यू ऑफ एजुकेशन चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ाएं, खूब मेहनत करके पढ़ाएं, और आपकी क्लास का सबसे शार्प माइंड उस फिजिक्स को समझ के, उस इंजीनियरिंग को समझ के
एक गन बनाता है AK-47, और उसके बाद आप दूसरे उसी बच्चे को साथ साथ में एक और चैप्टर दे देते हैं वैल्यू एजुकेशन का, बिकॉज वो तो शार्प माइंड है आपकी क्लास में, वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग भी शार्पनेस के साथ पढ़ता है, आपके वैल्यू एजुकेशन के एग्जाम में भी शार्पनेस के साथ टॉप होता है, और फिर हम रिजल्ट दिखाते हैं, देखो हमने सारे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में वैल्यू एजुकेशन पढ़ानी शुरू कर दी। क्या हो गया? तो AK-47 बना, फिर वैल्यू एजुकेशन में भी टॉप हो गया। वैल्यू एजुकेशन इसीलिए हमारी एक फेल्ड फ्लॉप कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। हम फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं उसको? फिजिक्स पढ़ाने की वैल्यू क्या है? इंग्लिश पढ़ाने की वैल्यू क्या है? स्पोर्ट्स सिखाने की वैल्यू क्या है? अगर उस तरफ ध्यान नहीं गया तो उसको अपराधी बना देगा। मैं अभी पीछे किसी कंपटीशन में गया था, चेस का टूर्नामेंट था, बड़ा तालकोटोरा स्टेडियम में। वहाँ बोले साहब ये हम लोग इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं, इतने बच्चों को कराते हैं, 1000 बच्चे वहाँ से आते हैं, फिर पार्टिसिपेट करते हैं, फिर 150-200 बच्चे यहाँ आते हैं। मैंने उनसे भी कहा कि साहब आप लोग जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो एक टॉपर होगा विनर, एक रनर अप होगा, बाकी क्या होंगे? एक नंबर 1 ट्रॉफी लेके जाएगा, एक नंबर 2 की ट्रॉफी लेके जाएगा, बाकी लोग क्या लेके जाएंगे? हार के जाएंगे। यहाँ हारने के लिए आए, फिर क्या फायदा हुआ आने का? पता है कि 2 ही जीतेंगे, बाकी सब तो हार देंगे, तो क्यों आए? उनसे मैंने कहा कि चेस एक वैल्यू है, चेस खेलना अपने आप में एक वैल्यू है, और उसकी वैल्यू ये है हम ये समझ सकें कि चेस खेलने का मतलब है कि जब हमारी जिंदगी का बोर्ड सजा हुआ हो तो हमारे पास जो कुछ हो हम उसको सहेज के रख सकें, एक एक सिपाही को कीमत समझ सकें, सबसे बाजू में बैठी हुई रानी की कीमत समझ सकें, और एक सामने कोने पे खड़े हुए सिपाही की भी कीमत सकें, और बहुत बुद्धिमानी से हर रिसोर्स को, हर संसाधन को बहुत बुद्धिमानी से यूज करें। एक एक आदमी हमारी जिंदगी में जितने लगे हुए हैं और तमाम संसाधन प्रकृति के हैं, उसका एक एक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, और जब सब खत्म होने लगे और एक सिपाही बचे, उसके बाद भी कैसे हिम्मत दिखा के लड़ना है, ये भी चेस है, ये उसकी वैल्यू। हम चेस की वैल्यू अभी हमने क्या बना रखी है? चेस चैंपियनशिप, 5 टूर्नामेंट में विजय। जिसको चेस खेलना आ गया उसको जिंदगी जीना आ गया, हम ये समझाई दिया। जिसको चेस खेलना आ गया उसके घर में 5 टूर्नामेंट के बोर्ड लगे हुए हैं, हम वो समझा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? वैल्यू एजुकेशन और वैल्यू ऑफ एजुकेशन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कोई वैल्यू एजुकेशन का एडवोकेट नहीं। आप फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, जो शास्त्र आपको दुनिया जहान का पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन उसकी वैल्यू के साथ आपके अंदर सुनिश्चित होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको अंदर सुनिश्चित होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, तब बात समझ में आए। नहीं तो अधूरा पढ़ना, नहीं तो सब चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं सरकार में, मैं 2-3 मिनट में उसमें और रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे थोड़ा और गहराई से उतरना पड़ेगा। गहराई से उतरने के लिए आप सब लोगों की मदद से आप इस दिशा में ताकि सोचना शुरू करें, हमको बस्तों का बोझ कम करना पड़ेगा। हमने इंपॉर्टेंट एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, कंटेंट एडिशन के नाम पे बस्तों का बोझ बढ़ाया है। कुछ भी पता नहीं कितना उसमें से वैल्यूएबल है, कितना यूजलेस है और कितना बोझ है, लेकिन बढ़ाया है। मेरा अपना मानना है कि 50% पाठ्यक्रम खत्म कर देना चाहिए, और फिर भी मैं थोड़ा सा लिबरल होकर आप लोगों से कहूँ, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने ही तैयार किए हुए, अपने रोजाना द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को ध्यान देकर देखें। उसमें से आपको 25% तो ब्लैंक चेक की तरह यूजलेस लगेगा, पार के फेंक दीजिए उसको किताब बुक से, विदाउट दोज पेजेस फॉर 25% आप मुझे पाठ्यक्रम कम करके दे दीजिए, उसमें फिर हम बच्चे को खेलना सिखाएंगे, उसको जीना सिखाएंगे, उसको स्पोर्ट्स में लेके चलेंगे, उसको थिएटर में लेके चलेंगे, उसको म्यूजिक में लेके चलेंगे। टीचर को स्पेस मिलेगा बच्चे के साथ बात करने का। अभी तो टीचर और बच्चे के बीच स्पेस ही नहीं है, कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, टारगेट्स हैं, स्पेस कहाँ है बात करने का, उसके साथ जीने का। मैं शुरुआत के लिए आपसे कहता हूँ कि 20 मेरी मदद करिए, लोगों की मदद करिए, देश की मदद करिए, इस पाठ्यक्रम को 25% कम कर दीजिए। तो एक तो कार्यक्रम मेरा ये है जिसमें आपको और हमको मिलकर काम करना है। दूसरा कार्यक्रम है कि टीचर्स को सम्मान देना।
तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिस बच्चे ने लिख दिया वो 10 नंबर पाए, 10 आउट ऑफ 10। जिसने उसका मीनिंग और लिख दिया कि कबीरदास जी ने ये कहा है, कबीरदास जी के कहने का मतलब है, उसको 15 आउट ऑफ 15। लेकिन ना उसको समझ में आया गुरु का सम्मान कैसे होगा, क्योंकि जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनमें से किसने ये दोहा नहीं पढ़ा होगा, और शिक्षा विभाग में जितने अधिकारी बैठे हुए हैं उनमें से कितनों के सामने टीचर्स लाइन लगा के नहीं बैठते। सोच के देखिए। आप में से बहुत सारे लोग अध्यापक के काम में भी लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए हैं, जो ऑफिसर कैटेगरी में आ गए हैं, वो सोच के देखें कि हम में से कितने लोग ये दोहा अपने बचपन में पढ़ के पास होकर नहीं आए। लेकिन अगर मेरे सामने टीचर आ जाता है तो मेरे को अपने दफ्तर का एक कर्मचारी दिखता है, टीचर दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब पढ़ाया गया था तो गुरु गोविंद दो खड़े समझने के लिए नहीं पढ़ाया गया था, मार्क्स लाने के लिए पढ़ाया गया था। मैं मार्क्स ले आया। वहां रियल सेंस में गुरु वास्तव में गोविंद से गुरु है। तो टीचर्स का सम्मान, मैंने कहा पहला बच्चे का सम्मान, बच्चे की जिंदगी का सम्मान। मैंने 25 पाठ्यक्रम तो अभी खत्म कर दीजिए, कम करिए उसको, तेजी से खत्म करिए, प्रपोजल दीजिए बना के उसके। दूसरा, टीचर का सम्मान, उसको सम्मान करना पड़ेगा। सिस्टम में उसका कैसे सम्मान हो सकता है, उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, आप ऐसे जो लोग उस प्रिंसिपल्स मीटिंग में आए होंगे वो इस बात के गवाह होंगे कि आपसे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों आके आपसे कह रहे हैं कि क्या फ्रीडम चाहिए, आप हमें बताइए। चैलेंज है एक तरह से इस चीज को स्थापित करने के लिए कि गुरु सम्मानित है, टीचर को लिबर्टी हो क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करने की, इनोवेशन करने की, प्रिंसिपल को लिबर्टी हो कि वो अपने प्रिंसिपल में ठीक से अपनी टीम के साथ खड़े होकर काम कर सके। क्या लिबर्टी चाहिए आप हमें लिख के दीजिए, हम आपको लिबर्टी देंगे। यही शुरुआत। अब फिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं। अगर शिक्षक ये कहता है कि मुझे ये लिबर्टी चाहिए तो उसको दी क्या? हमने अपनी दादागिरी थोड़ी कम की। शिक्षक की तो वहां होनी चाहिए, वहां जब शिक्षक के पास परीक्षा क्षेत्र में होना चाहिए तो हमारी तरफ से इंक्रोचमेंट है, अपना इंक्रोचमेंट खत्म करना है, वो दूसरा काम करना है। ये भी आपको बताना, हमको आपको मिलकर तय करना है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है, कहाँ ऑफिसर्स ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहाँ मिनिस्टर ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहाँ सिस्टम ने इंक्रोचमेंट कर रखा है शिक्षक के उस सम्मान पे। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको करना है। कुछ कोशिश हमने की है, आगे भी जैसे आप बताते रहेंगे वो करते रहेंगे। तीसरा, हम लोग जैसा आपको बताया डीएसएसपी और सब ने वैकेंसीज निकाली हुई थी, अभी भी हैं। बहुत सारे टीचर्स के पोस्ट वैकेंट थी, बहुत सारे गेस्ट टीचर्स से हम काम ले रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को भी परमानेंट करने के लिए एक प्रक्रिया बना रहे हैं कि उनका एक एग्जाम लेके उनको योग्य गेस्ट शिक्षकों को तुरंत परमानेंट करें, उनको एज और उन सब में रिलैक्स करके एक्सक्लूसिवली करें। साथ साथ और जो वैकेंसीज हैं उनको भी परमानेंट करें। तो ऐसा मेरा आकलन है कि इस साल के अंत तक, इस एकेडमिक ईयर के एंड तक, मार्च अप्रैल तक हम लगभग 20,000 नए टीचर्स अपने विभाग में शामिल करा चुके हैं। इससे हमारी वो समस्या दूर होगी जो हम बार बार कहते रहे कि 100 बच्चों के शिक्षक हैं। शायद हम काफ़ी हद तक उसको, नॉट एग्जैक्टली इन ईच एंड एवरी क्लास एंड एवरी क्लासरूम, बट काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। आपका हमारा बोझ उस तरह से कम होगा कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो हमको करना है। मेरी अपनी सोच है, इसको इवॉल्व आप लोगों के साथ मिलकर करना है कि टीचर को क्लासरूम में इंडक्ट करने से पहले 1 महीने की कम से कम इंटेंसिव ट्रेनिंग। नहीं देखिए, कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ सब जगह से पढ़ के आ रहे हैं, बीएड करके आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना कोई पाठ्यक्रम होगा, अपने किसी हिसाब से चल रहा होगा। आईटी यूनिवर्सिटी का अपना है, हरियाणा का अपना है, राजस्थान का अपना है, नामलाई का अपना है, सबके अपने अपने पाठ्यक्रम है। वहाँ से एक एग्जाम दिया, बीएड किया, एग्जाम दिया, आप आगे क्लासरूम में इंडक्शन। एक वैसे तो अनिता जी को मैंने कहा है कि 3 महीने या 6 महीने का एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए जो टीचर ट्रेनिंग के लिए एक रिवोल्यूशन, एक तरह से क्रांतिकारी पाठ्यक्रम हो। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में हर टीचर उस पाठ्यक्रम से गुजर के निकले, जो बहुत पुराने काम कर रहे हैं वो भी, जो नए आ रहे हैं वो भी। पर टू बिगिन विद 1 महीने का, ताकि हम जो टीचर्स की डेफिशिएंसी है वो भी बहुत लंबे समय तक ना चले, जो कमी है क्लासरूम्स में, तो वो आप लोग
भी इसमें इनपुट दीजिए। आप लोग इसमें बताइए कि क्या चीज़ें शामिल हों, ताकि क्योंकि अब आप लोगों के पास क्लासरूम से ऑफिस सब जगह का एक्सपीरियंस है। एक और चीज़ जिसको हम ला रहे हैं, अभी कलाम साहब से भी उसके बारे में चर्चा हुई थी कि अब वो इस हाउस से रिलेटेड है कि स्कूल पास करने वाले हर बच्चे के पास में 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक उसकी स्कूलिंग का और एक उसके स्किल का। वो वेटर बनेगा या मिस्त्री बनेगा या कुछ और 50 तरह की 1000 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्किल उस 9th क्लास से उसको स्किल की ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाए, साथ साथ उसके टेस्ट के हिसाब से, उसकी ज़िंदगी के हिसाब से, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से 9th 10th 11th 12th 4 साल वो पढ़े भी, उसमें सारी संभावनाएं हैं। वो आगे जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी बन सकता है, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत अच्छा प्लम्बर भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। तो साथ साथ जब वो 12th क्लास में आपके पास से निकले, +2 के बाद आपके यहाँ से निकले, तो उसके पास में 2 डिग्री होनी चाहिए, 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक उसके स्किल का, एक उसकी एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या हो इस सब की समीक्षा, उस पर सोल्यूशन और उसके क्या प्लान हो सकते हैं, उस पर चर्चा 9 दिन में होगी। स्किल पे कभी और बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसकी झलक आपको इसमें मिलेगी। लेकिन आगे का जो मॉडल है, क्योंकि जब तक हम आगे का मॉडल नहीं खड़ा करेंगे इससे वो हमारी क्लैरिटी है। अभी क्या है, अभी तो 95% नहीं आए तो सुसाइड। तो पहला काम तो वहीं से पूरा हो जाएगा कि अगर आपने उसको 4 साल में उसके साथ स्किल भी जोड़ दिया उसकी जिंदगी से, तो काफी हद तक उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर वो फर्दर एजुकेशन करना चाहता है तो करे उस सर्टिफिकेट के बेस पे, जहाँ उसको एडमिशन मिल सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। पर हायर एजुकेशन को हम लोग इतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा तो चाहे तो जाके कोई काम करना शुरू कर दे, 6 महीने 1 साल बाद वापस एजुकेशन सिस्टम के पास आए, बोले यार 1 साल काम कर लिया, मैं एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हमारे पास स्पेस होना चाहिए कि हम उसको एकोमोडेट करके उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करा सकें। फर्दर लर्निंग दुनिया के कई देशों में बहुत सक्सेसफुली चल रही है। हम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन समझना चाहते हैं, उसको सीख के अपने यहाँ अपने भारत के परिवेश के अनुसार इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो आए आके हमें किसी समय कहे कि भाई मैं एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, आइए स्वागत है। 1 साल बाद फिर वो कहे कि मेरी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर रही, मुझे तो जॉब करना पड़ेगा, मेरे पास स्किल है, वो जाके करने लगे। 4 साल बाद करे, वापस आए, फिर कहे कि मेरे को फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करनी, कर लीजिए, सेकेंड ईयर कर लीजिए। अगले 5 साल में 10 साल में जब उसको डिग्री पूरी करनी है अपनी करें, जब पीएचडी करनी है कर ले, नहीं करनी है नहीं करे, उसके बाद स्किल का सर्टिफिकेट काम आएगा। स्किल सर्टिफिकेट माने स्किल है उसके पास, स्किल है तो उसके पास में एजुकेशन के भी दरवाजे खुले हुए हैं, उसके स्किल के भी दरवाजे खुले हुए हैं। वो IIT पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी जाके इंजीनियरिंग तक जा सकता है, वो आपके बिना उसको टच किए भी इंजीनियरिंग तक जा सकता है, वो एकेडमिशियन बन सकता है। ये सारे दरवाजे हायर एजुकेशन में खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार आपको करना पड़ेगा। फाउंडेशन कमजोर हो गई तो वो सारी दीवार, सारी इमारत ऐसे नीचे गिर जाए। सोम भाई यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, कई प्रयोग उन्होंने वहाँ किए हैं। अभिभावक विद्यालय वहाँ ये लोग चला रहे हैं। अभिभावक विद्यालय में पेरेंट्स ही पढ़ाते हैं। फिनलैंड से और कहीं एक आगे का मॉडल, आगे पीछे का तो कॉम्पिटिशन नहीं है, फिर एक डिफरेंट मॉडल, लेकिन बहुत सक्सेसफुल मॉडल। वहाँ पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स ही टीचर है, अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और क्या है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो सिर्फ माँ, जोड़ना घटाना भी पढ़ाएंगे तो माँ ने 2 लड्डू दिए, माँ ने पानी दिया, माँ ने पानी ग्लास में 2 हिस्से कर दिया, सब माँ से, सारी कविताएं, सारी कहानियां माँ। 1 साल तक जिंदगी में आपकी माँ पे चर्चा इतनी हो जाएगी कि माँ आपके अंतर्मन में, माँ से संबंध आपके अंतर्मन में सारा, जो ऐसे तो माँ के साथ बच्चा जीता ही, लेकिन फिर भी माँ पे आप सारी दुनिया को माँ के नजरिए से देखना सीख जाते हैं। दूसरे वर्ष में पिता, तीसरे वर्ष में भाई बहन, चौथे वर्ष में प्रकृति नहीं समाज और 5वें वर्ष में प्रकृति। ये सब पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हमें सीखने समझने की जरूरत है, उसमें से हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया कर मैं देखा, वहाँ एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में जाता है, तो फर्स्ट ए में सपोज हमारे हिसाब से उसको एडमिशन मिला, तो फर्स्ट ए में जो उसकी क्लास टीचर है या जो क्लास टीचर उसका है, वही उसका सेकंड ए में भी होना है, थर्ड ए में, फोर्थ ए में, फिफ्थ ए में, सिक्स्थ ए, फिफ्थ तक शायद 7, वही क्लास टीचर चलेगा। उस
क्लास टीचर और बच्चे का संबंध, उसको पता है कहाँ गड़बड़ है, कैसे है, क्या है, रोज चलता रहेगा। सब्जेक्ट टीचर्स का वही संबंध चलता रहेगा, मैंने पिछले साल इसको इंग्लिश पढ़ाई थी तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, अब की बार वो कभी ना रहे। तो 5, 6, 7 साल मिलते हैं बच्चे के साथ उसको गुजारने की, एक छोटी सी टीम को। वो छोटी सी टीम उस बच्चे को खड़ा करती है, वही उसके लिए अकाउंटेबल है। तो ऐसा प्रयोग भी हम बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम जहाँ दुनिया में जो अच्छा दिख रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके लाइए और लेके लगा दीजिए। सबसे बड़ी गलती उस दिशा में हम लोग, हमसे पहले अगर मैं कहूँ, पर हम अब मैं मन करता हूँ शिक्षा विभाग होने के नाते कि हम कर चुके हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। नहीं, वो कॉपी पेस्ट की बहुत बड़ी गलती है। हमने दुनिया के कुछ देशों में होता देखा कि साहब नो डिटेंशन पॉलिसी होती है वहाँ, तो हम आए अपने देश में कॉपी पेस्ट करके कानून बना दिया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 9वीं क्लास के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से कुछ लिखना नहीं आता 9वीं क्लास में पहुंचने के लिए, और वहाँ झगड़ा चल रहा है कि साहब हम फेल कैसे हो सकते हैं 9th में। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इस दिशा में काम करें। एक और आइडिया चल रहा है, आप लोग उस पर थोड़ा सा बताएं, मुझे भी गाइड करें। मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री को हर हफ्ते कम से कम एक क्लास लेनी चाहिए, क्लासरूम में जाकर। नहीं बताओ शिक्षा मंत्री, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं जाके एक क्लासरूम में एक बार पढ़ाऊं तो सही, ताकि टीचर भी मुझसे कह सके समझ में आया पढ़ाना क्या होता है। बहुत भाषण देते रहते हैं वहां बैठ के, नहीं, इसलिए मुझे भी वो अनुभव होना बहुत जरूरी। पर जब मैं ये ख्याल अपने कुछ दोस्तों के सामने रखा तो देश के कई अच्छे प्रतिष्ठित लोग, जिसमें पत्रकारिता से भी हैं और आर्ट एंड कल्चर से भी हैं, वो सब तैयार हो गए, बोले हम भी चलेंगे। अच्छे प्रतिष्ठित, मैंने प्रतिष्ठित दोनों तरीके के होते हैं, उनको क्लासरूम्स में लाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है। एक व्यक्ति दिल्ली में, जिसके फादर एक साइकिल स्टोर के सामने बैठ के पंचर लगाते थे, साइकिल की दुकान के सामने बैठ के, वो व्यक्ति आज दिल्ली के सबसे बड़े साइकिल स्टोर चेन्स का मालिक है। और दिल्ली में जो सुबह सुबह शौकिया साइकिल चलाने वाले लोग दिखते हैं ना, खूब सारे लोग बढ़िया अच्छी अच्छी महंगी महंगी साइकिल लेके घूमते रहते हैं इंडिया गेट पर इधर उधर। वो एक क्लब है, वो पूरी टीम है दिल्ली में, वो टीम को कोऑर्डिनेट करता है। दिल्ली में साइकिलिंग का शौक पैदा किया उस आदमी ने आज। उस जैसे आदमी का क्लासरूम में आना मायने रखेगा। एक लड़का जो दिल्ली की झुग्गियों में पैदा होता है, उसके माता पिता लिफाफे बना के उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं रोजी रोटी चलाने की, वो खुद भी वही करता है, अपनी एजुकेशन जारी रखता है, फिर ट्यूशन पढ़ाता है। उसी दौर में उसको पता चलता है कि कहीं किसी एक हवलदार का बेटा IAS बन गया। वो खुद सोचता है जब हवलदार का बेटा ऐसे बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी महंगी शिक्षा के, वो वहीं झुग्गियों में पढ़ता हुआ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है दिल्ली के एक सामान्य कॉलेज से, और फिर एक IAS बन जाता है, 9th रैंक आता है। आज वो बहुत ईमानदार अधिकारियों में गिना जा रहा है। ऐसे लोगों को क्लासरूम तक लाना चाहिए और वो आने को तैयार है। ऐसे हमारे पास मॉडल्स नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है इसके लिए, हमें वो स्पेस क्रिएट करना है। इसीलिए मैंने कहा कि जरूरत यह है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इतना बोझ लाके चलाता है, नहीं भी लाता है तो हम बहुत सारा बोझ लेके आते हैं, वो सारा बंद करें। 50% कम करना पड़ेगा, अभी 25% कम कर लीजिए, फिर जिंदगी के साथ बात करेंगे। अभी तो बात करने की स्पेस नहीं है। बच्चा भी बैठते हुए आता है, टीचर भी बैठाते हुए आती है, निकल जाते हैं, बच्चा एग्जाम देकर निकल जाता है, पता ही नहीं है बच्चे टीचर को बच्चा क्या था, बच्चे को पता नहीं है टीचर क्या था, वो संवाद ही नहीं हुआ करता। इस दिशा में हमें काम करना है, स्कूलों का पाठ्यक्रम चेंज करना है। मैंने तो कहा था जरूरत पड़ेगी तो नया बोर्ड बनाएंगे। अगर CBSE या बोर्ड समय हमारे इस रास्ते में बाधा पैदा करेंगे तो हम नया बोर्ड खड़ा कर लेंगे। दिल्ली सरकार के पास वो अधिकार है कि हम अपना बोर्ड खड़ा कर सकें। चाहिए जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा तो सारे पत्रकारों को यही खबर लगी, बोले नया बोर्ड बनाएंगे। अरे नया बोर्ड बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन पहले वालों को भी टेस्ट करेंगे, काम आप तो बोर्ड खत्म कर दोगे CBSE। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, ABC नाम रख दो, CBC रख दो, BBC रख दो, कोई रख दो बोर्ड का नाम, नया रख दो, पुराना रख दो, दुनिया जहां का कोई बोर्ड ले आओ मेरे लिए। लेकिन मेरे को ये बताओ कि 20 साल तक 12 साल तक वो बच्चा जब पढ़े तो उसकी क्या क्या गारंटी हम बोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। जो बोर्ड ये कहने को तैयार हो उस बोर्ड को अपनाने, नहीं तो अपना बोर्ड बनाए, हमें तो गारंटी चाहिए। ये सारे प्रयोग शिक्षा में करने हैं। मैं इसलिए यहाँ आपके बीच में कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोग हमसे बहुत अपेक्षा रख रहे हैं। वो अपेक्षाएं
आपसे पूरी होनी। अपेक्षाएं ये नहीं कि आपको मंत्री बना के बिठा दिया अब आप करो, हमको मिलकर करना है। क्लासरूम्स खुले, 1010 क्लासरूम्स, 1010 स्कूलों के क्लासरूम्स तो अपने हाथ में, अगर प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ दें, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मिलके, साथ मिलके एक बड़ा सपना देखिए, अपने देश को बदलने का सपना है, और क्लासरूम से बदलेगा ये देश। जब भी बदलेगा ये सचिवालय से नहीं बदलेगा, मंत्रालय से नहीं बदलेगा, ये देश जब भी बदलेगा क्लासरूम से बदलेगा। मंत्रालय में बैठे लोग, सचिवालयों में बैठे लोग क्लासरूम्स को ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं, क्लासरूम का माहौल ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं। उस जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूँ आप हमारे सामने खड़े हों, हम सब मिलकर वो कर सकें जिसकी देश दुनिया को अपेक्षा है। ऐसा मैं विनती करने आया हूँ, इसे अपेक्षा लेके आया हूँ, और इसी अपेक्षा में ये 9 दिन का जो हमारा चर्चा शिविर चलेगा ये रहेगा। बीच में कोशिश करूँगा कि जब इसका अंतिम दौर होगा तो फिर से आऊँगा। आज की जो बातें सुनी मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तो सब एक तरफा लग रहा है, आप लोग मुझे बता पाओगे कि आप लोगों ने 9 दिन में क्या क्या तय किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत